जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, विपक्ष यानी बीजेपी पानी पी कर सरकार को कोसती थी। सरकार किसी की भी हो, इकोनॉमी थ्योरी और फंडामेंटल लगभग एक जैसे ही काम करते हैं। फर्क सिर्फ प्राथमिकताओं, दूरदर्शिता और डिसीजन मेकिंग का होता है। इनफैक्ट भारत में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी चरम पर। चीन ने खुद को दुनिया की फैक्ट्री बना दिया, क्योंकि एक्सपोर्ट तभी बढ़ता है जब आप कुछ प्रोड्यूस करेंगे। और आरबीआई मार्केट्स में डॉलर बेचकर कभी कभी सप्लाई बढ़ाता है ताकि रुपया बहुत तेजी से न गिरे, लेकिन ये ठीक वैसी स्थिति है जहां एक दर्द से करा रहे मरीज को डॉक्टर पेन किलर देकर टेम्परेरी आराम देता है। रुपया कमजोर हो रहा है मतलब भारत कमजोर हो रहा है, यह कहना सफल होती है। क्या भारत ट्रेड डिफिसिट से ट्रेड सरप्लस की तरफ बढ़ पाता है और कितना जल्दी बढ़ पाता है? नमस्कार। भारतीय राजनीति में एक मुद्दा बड़ा दिलचस्प है। जब भी रुपया गिरता है, वह विपक्ष की सरकार को घेरने का सबसे आसान हथियार बन जाता है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, विपक्ष यानी बीजेपी पानी पी कर सरकार को कोसती थी। तंज कुछ ऐसे थे: देश डूब रहा है, आर्थिक स्थिति खराब है, रुपया मनमोहन सिंह की उम्र का हो रहा है। आज जब वही बीजेपी सत्ता में है और रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, तो तंज कसने की बारी अब कांग्रेस की है। खैर, यह राजनीति है और ये शोर हमेशा चलता रहेगा, लेकिन इसका असलियत से मुश्किल ही कुछ लेना देना होता है। सरकार किसी की भी हो, इकोनॉमी थ्योरी और फंडामेंटल लगभग एक जैसे ही काम करते हैं। फर्क सिर्फ प्राथमिकताओं, दूरदर्शिता और डिसीजन मेकिंग का होता है। अगर आप इस जटिल विषय को सरल भाषा में समझना चाहें, रुपया कैसे तय होता है, क्यों गिरता है, रुपया क्यों बढ़ता है, क्या कमजोर रुपया अर्थव्यवस्था के लिए केवल संकट होता है, तो इसके लिए इतिहास, अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स को साथ में देखना पड़ेगा। स्वतंत्रता के समय 1947 में भारत की मुद्रा ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से लिंक थी। एक पाउंड की वैल्यू लगभग 13 भारतीय रुपए और 4 अमेरिकी डॉलर के बराबर थी। यानी एक अमेरिकी डॉलर करीब 3 रुपये 30 पैसे के बराबर था। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि भारत बहुत अमीर था या अमेरिका के आसपास खड़ा था। इनफैक्ट भारत में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी चरम पर थी। इसलिए आज़ादी के बाद सरकारों ने कई चरणों में रुपए को जानबूझकर कमज़ोर किया, ताकि उत्पाद दुनिया में सस्ते हों, निर्यात बढ़े, डॉलर आए और अर्थव्यवस्था चले। 1949 को ब्रिटेन ने अपना पाउंड अचानक 30% डीवैल्यूएट कर दिया, तो एक्सपोर्ट पर उसका असर न पड़े, इसलिए भारत को भी करेंसी गिरानी पड़ी। 1962 के चीन युद्ध और 1965 के इंडिया पाक युद्ध के बाद भारत पर भारी दबाव था और विदेशी मुद्रा भंडार भी कम था, व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा, इसलिए 1966 में बड़े स्तर पर रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ। 1991 में फिर बड़ा आर्थिक संकट आया और आईएमएफ के दबाव के कारण रुपया 2 चरणों में करीब 18 to 20% गिराया गया। भारत ही नहीं, चीन ने भी अपनी मुद्रा युआन को लंबे समय तक कृत्रिम रूप से सस्ता रखा, ताकि उसका सामान दुनिया में बिक सके। भारत और चीन दोनों ने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से किया, लेकिन भारत ने कभी लॉन्ग टर्म दूरदर्शिता नहीं दिखाई और अधिकांशतया इम्पोर्ट ड्रिवन ही बना रहा। इसलिए इन उपायों के बावजूद भी परिस्थितियों में कोई अमूलचूल बदलाव नहीं आया। वहीं चीन ने खुद को दुनिया की फैक्ट्री बना दिया, क्योंकि एक्सपोर्ट तभी बढ़ता है जब आप कुछ प्रोड्यूस करेंगे। और आज चीन अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। आपने सुना होगा, कुछ साल पहले अमेरिका की ट्रेजरी ने भारत को मॉनिटर करने की बात कही थी, यह कहते हुए कि भारत अपने करेंसी को जानबूझकर कमज़ोर रख रहा है। हालांकि भारत ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, रुपया केवल मार्केट कंडीशन और आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कमज़ोर हो रहा है। भले ही कमज़ोर मुद्रा विकासशील देशों के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि इससे निर्यात बढ़ता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, विदेशी कर चुकाने में आसानी होती है, स्थानीय उद्योगों को समर्थन मिलता है और एफडीआई को आकर्षित करने में मदद मिलती है। लेकिन इसके कारण आयात महंगा हो जाता है और महंगाई बढ़ने का जोखिम रहता है। इसीलिए संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आपने देखा होगा कि सरकार इसको कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इसीलिए आरबीआई मार्केट्स में डॉलर बेचकर कभी कभी सप्लाई बढ़ाता है, ताकि रुपया बहुत तेज़ी से न गिरे। लेकिन ये ठीक वैसी स्थिति है जहां एक दर्द से करा रहे मरीज को डॉक्टर पेन किलर देकर टेम्परेरी आराम देता है। लेकिन ये उपचार नहीं होता। साथ में हमें डॉलर भी बचा के रखने पड़ते हैं, जो इम्पोर्ट, डिफेंस और विदेशी भुगतान के लिए ज़रूरी होते हैं। तो फिर समाधान क्या है? जैसा कि मैंने पहले कहा, आरबीआई द्वारा रुपए को बैलेंस करना एक टेम्परेरी सलूशन है। सरकार भी इस बात को बाखूबी समझती है और आपने देखा होगा कि सरकार इसे लेकर अब बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हो रही, और सरकार ने लगभग इसको बाजार के भरोसे छोड़ दिया, क्योंकि यह एक्सपोर्ट के लिए फ़ायदेमंद है। भारत मेक इन इंडिया पर जोर शोर से काम कर रहा है। सरकार का ऑब्जेक्टिव है भारत को नेक्स्ट एक्सपोर्टर बनाना।
जब भारत ज़्यादा सामान दुनिया को बेचेगा तब अन्य देश आईएनआर खरीदेंगे, आईएनआर की डिमांड बढ़ेगी, मतलब रुपया या आईएनआर अपने आप मजबूत होगा। लेकिन अगर आज की स्थिति की बात करें तो रुपया गिर जरूर रहा है, पर यह भारत की कमजोरी का संकेत नहीं, यह आर्थिक परिवर्तन की एक यात्रा का हिस्सा है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। जीडीपी दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन तेजी से विस्तार कर रहे हैं। टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर है। डिजिटल अर्थव्यवस्था बूम पर है और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बावजूद भारत ने हाल में ही उम्मीद से कहीं ज़्यादा मजबूत जीडीपी आंकड़े दर्ज किए हैं। अगर निष्कर्ष की बात करें, रुपया कमज़ोर हो रहा है मतलब भारत कमज़ोर हो रहा है, यह कहना बिल्कुल सही नहीं है। असल में यह एक ट्रांजिशन फेस है जिसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को मिल रहा है। भारत तेज़ी से सेल्फ रिलायंट बनने और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की दिशा में बढ़ रहा है। यही वह स्टोरी है जिसमें शॉर्ट टर्म नॉइज के बीच भी भारत की ताकत, उसकी संभावनाएं और भविष्य की इकोनॉमिक ग्रोथ साफ दिखाई देती है। आरबीआई की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। रुपए को पैनिक में बचाना नहीं, बल्कि कंट्रोल वीकनिंग और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म फंडामेंटल पर खेलना है। यही वह मॉडल है जिसे चीन, जापान, कोरिया, ताइवान जैसे देशों ने अपनाया और यहीं से वो ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बने और भारत भी आज उसी रास्ते पे है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार अपने इस प्रयास में कितना सफल होती है। क्या भारत ट्रेड डिफिसिट से ट्रेड सरप्लस की तरफ बढ़ पाता है और कितना जल्दी बढ़ पाता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय और कमेंट नीचे लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको देश के मुद्दों पर राजनीति से इतर मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दें। जय हिंद।